नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज से हम लोग अपनी ईवीएस की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ईवीएस के सिलेबस पर डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। जो भी साथी उस क्लास को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट से जाके जरूर देखें। जो भी साथी पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं वो उस क्लास को जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ पे बात करें पर्यावरण अध्ययन की, तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? परि प्लस आवरण। परिधन आवरण। परि का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। तो पर्यावरण परि प्लस आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसके अंतर्गत सभी सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं और पदार्थ सम्मिलित होते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पर्यावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जो किसी जीव की वृद्धि, विकास, स्वभाव व जीवन पर प्रभाव डालती है और उन पर प्रतिक्रिया भी करती है, ताकि जीव पूरी तरह से पर्यावरण के साथ अनुकूलित हो जाए। अर्थात हम कह सकते हैं सिंपल सी परिभाषा अपनी लैंग्वेज में कि हमारे चारों तरफ मौजूद हर वह चीज़ जो हमें प्रभावित करती है, मतलब कि हमारे तरफ मौजूद हर वह चीज़ जो हमें प्रभावित करती है वही क्या है? वही पर्यावरण है। कहने का मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ मौजूद हर वह चीज़ जो हमें प्रभावित करती है वो पर्यावरण कहलाती है। अब चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। तो यहाँ पे बात करें एनसीएफ 2005 के अनुसार। किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीम और 4 उप थीम में बांटा गया है। अब 6 थीम और 4 उप थीम ये कौन से हैं? तो 6 थीम की बात करें तो ये 6 थीम हो गए और ये जो है 4 उप थीम हो गए। 6 थीम में कौन से हैं? परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण और वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये 6 के 6 हमारे क्या हो गए? ये थीम हो गए। बात करें उप थीम की, तो उप थीम जो है वो 4 है। कौन कौन से? संबंध हो गया, कार्य और खेल, पशु और पौधे। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है थीम और उप थीम, इन दोनों पॉइंट से कोई भी ऐसा मतलब ईयर नहीं है मतलब जिस ईयर में क्वेश्चन ना बने हो। तो ये बनता है कि ये जो चारों के चारों उप थीम हैं ये कौन से थीम के अंतर्गत आते हैं? तो ये परिवार और मित्र के अंतर्गत ये जो है 4 उप थीम आते हैं। और कोई ऐसा थीम नहीं है जिसके अंतर्गत उप थीम आते हों, बस इकलौता एक यही है, परिवार और मित्र। इसी के अंतर्गत जो है ये 4 के 4 उप थीम आते हैं। तो यहाँ पे जो है 6 हमारी थीम हो गई और 4 उप थीम हो गई। कौन सी? एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये क्या हो गए? ये 6 के 6 हमारी थीम हो गई। और उप थीम कौन सी है? संबंध, कार्य और खेल, पशु और पौधे। ये क्या हो गए? ये 4 जो है हमारे उप थीम हो गए। और ये उप थीम जो है ये किस थीम के अंतर्गत आते हैं? तो ये उप थीम जो है ये हमारे परिवार और मित्र के थीम के अंतर्गत आते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं थीम। ये जो 6 थीम है हमारी, 6 थीम में पहला थीम कौन सा है? परिवार और मित्र। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। परिवार और मित्र क्या हो गया? परिवार और मित्र। इसमें से हम बात करेंगे सबसे पहले परिवार की। तो परिवार जो है ये परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। क्वेश्चन क्या बनता है कि परिवार जो है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो क्या हो जाएगा? परिवार जो है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और यह जो है परिवार, यह मतलब क्या? ये परिवार जो है ये समाज की पहली इकाई है। पहली मतलब प्राथमिक। क्वेश्चन भी बनता है कि परिवार जो है
ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण है और कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण है, या कौन सा प्राथमिक इकाई है या कौन सा द्वितीयक इकाई है। तो जैसे इसमें परिवार हो गया, तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, परिवार जो है ये क्या है, प्राथमिक है, और बाकी सब क्या आ जाएंगे, द्वितीयक। प्राथमिक में यही परिवार ही आएगा। और यह जो है समाज की पहली इकाई है, और जिसके दो अर्थ हैं। कितने, दो। कौन कौन से, एक होता है संकुचित अर्थ और एक होता है व्यापक अर्थ। बात करें यहाँ पे जो है संकुचित अर्थ की, तो परिवार का संकुचित अर्थ क्या होता है, नौकर होता है। क्योंकि जो है पश्चिमी देशों जैसे कि अमेरिका आदि में माता पिता के पास केवल बच्चे के पालन पोषण का ही अधिकार होता है, अर्थात माता पिता बच्चे की मर्जी के विरुद्ध जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि वास्तव में इस शाब्दिक अर्थ से परिवार का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि परिवार का संकुचित अर्थ की जो है बात करें तो बहुत ही सरल शब्दों में यदि हम बात करें तो केवल जो है माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों के समूह को कहते हैं। इसे जो है नाभिकीय परिवार भी कहा जाता है, और इसमें जो है दादा दादी, चाचा चाची या अन्य रिश्तेदार शामिल नहीं होते हैं। और यह जो है एक छोटी और मूल इकाई होती है। परिवार जो है ये संकुचित अर्थ की बात करें तो ये जो है सबसे छोटी और मूल इकाई होती है, जहाँ पर पति पत्नी और उनके बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये परिवार की संकुचित अर्थ। अब परिवार का व्यापक अर्थ की बात कर लेते हैं। तो परिवार का व्यापक अर्थ जो है समाज की एक ऐसी इकाई से है जिसके अंतर्गत माता पिता व उनके विवाहित, अविवाहित बच्चे व अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं, जो अपने अधिकारों, कर्तव्यों व उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि एक दूसरे से रक्त मतलब खून से या विवाह से कानूनी रूप से जुड़े लोगों का वह समूह जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाते हैं और उनके बीच जो है वो भावनात्मक और गहरा लगाव होता है। यह केवल माता पिता और बच्चों तक सीमित नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है ना कि इसमें अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। कहने का मतलब इसमें केवल माता पिता और बच्चों तक सीमित नहीं होता है। व्यापक का मतलब ये होता है बड़ा या फैला। तो इसमें जो है ये संकुचित तो है नहीं, व्यापक है, तो इसका यही हो जाएगा। इसका आप लोग इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि मतलब जो एक दूसरे से खून से संबंधित हो, विवाह से कानूनी रूप से जुड़े लोगों का वह समूह जो एक साथ रहते हैं वो क्या हो जाता है, वो व्यापक अंतर्गत मतलब व्यापक अर्थ के अंतर्गत आ जाता है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। अब अगला क्या है, अगला यहाँ पे लिखा है नोट करके, कुछ पॉइंट दिए हैं इम्पॉर्टेंट करके, इसमें से देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है कि बालक जन्म के समय न तो सामाजिक तथा न ही असामाजिक प्राणी होता है, अर्थात वह केवल मनोशारीरिक प्राणी होता है। कहने का मतलब मनोशारीरिक प्राणी का मतलब क्या होता है, ऐसी जीवित ऊर्जा जो आपके मन, मस्तिष्क और शारीरिक अंगों को आपस में जोड़ती है, वो क्या कहलाती है, मनोशारीरिक। बच्चा जब जन्म लेता है मतलब बच्चे के जन्म के समय बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे क्या पता होता है कि सामाजिक क्या होता है, असामाजिक क्या होता है, तो वो केवल क्या होता है, वो मनोशारीरिक प्राणी होता है। अब मनोशारीरिक प्राणी का मतलब आप सबको बता ही चुके हैं कि ऐसी जीवित ऊर्जा है जो कि आपके मन, मस्तिष्क और शारीरिक अंगों को आपस में जोड़ती है, वही क्या कहलाती है, मनोशारीरिक प्राणी। अगला पॉइंट क्या है कि जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे को अंतःक्रिया द्वारा प्रभावित करते हैं तो वहाँ पर समाज का निर्माण होता है। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग होंगे वहीं पर जो है वो समाज का निर्माण होगा। समाज एक लोगों से थोड़ी ना बनता है, तो वहाँ पे जहाँ पे ही दो या दो से अधिक लोग होंगे एक दूसरे को अंतःक्रिया द्वारा प्रभावित करेंगे वहीं पर समाज का निर्माण होगा। सिंपल सी बात है। बात करें अगले पॉइंट की, तो परिवार बालक के शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। तो परिवार जो है वो बालक की शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है बालक जो है वो अपने घर में ही अपनी प्राथमिक शिक्षा वो कहाँ से प्राप्त करता है, वो परिवार से ही प्राप्त करता है। तो परिवार जो है वो अनौपचारिक साधन हो जाएगा। अनौपचारिक साधन का मतलब क्या होता है कि व्यक्तिगत बातचीत, निजी रिश्तों, दोस्तों, परिवारों, इन सब से जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, वो अनौपचारिक साधन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं औपचारिक और अनौपचारिक की। तो जहाँ पे औपचारिक होगा जैसे कि दफ्तरों, स्कूलों, जहाँ पर सख्त व्याकरण हो, व्याकरण, शिष्टाचार, नियम का पालन, ये सब जहाँ होते हैं वहाँ पे क्या होता है, औपचारिक होता है। क्या होता है, औपचारिक होता है।
और अनौपचारिक की बात करें तो जहाँ पे जैसे दोस्तों के साथ, परिवार में, मित्र में, इन सब के साथ जो भी हमारे बात करने का और व्यवहार, ये सब क्या होता है, ये अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। तो बालक के शिक्षा का अनौपचारिक साधन क्या है, वो परिवार है। परिवार में जो है बच्चा अपने दादा दादी, माता पिता, भाई बहन से जो चीज़ें सीखता है, वो सीखने का साधन जो है वो कौन सा है, वो अनौपचारिक साधन है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि परिवार के प्रकार। क्या है, परिवार के प्रकार। तो परिवार के प्रकार का वर्गीकरण जो है वो महान विद्वान कौन, मैकाइवर एंड पेज, मैकाइवर एवं पेज के द्वारा किया गया है। तो ये जो मैकाइवर एवं पेज हैं, ये जो है परिवार के विषय में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की है। जितने भी ज़्यादा पॉइंट दिए हैं वो किसने दिए हैं, मैकाइवर एंड पेज ने परिवार के ऊपर अपना महान योगदान दिया है। इन्होंने बताया है कि परिवार के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक संयुक्त परिवार, एक एकल परिवार। तो संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार ऐसे परिवार जिसमें लगभग 3 पीढ़ियां एक साथ, 3 पीढ़ियां मतलब जैसे दादा दादी हो गए, माता पिता हो गए, जैसे पीढ़ियां आपको पता ही, आपके पापा, आपके पापा के पापा, आपके दादाजी हो गए। तो ऐसे जो है 1 से 2 पीढ़ियां, 2 से 3 पीढ़ियां, जिसमें लगभग 2 से 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जैसे दादा दादी हो गए, माता पिता हो गए, चाचा चाची हो गए, तथा विवाहित व अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हों। वह सभी अपने अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़े होने के साथ साथ अपने उत्तरदायित्व को निभाते हों, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। इसके भी कई रूप होते हैं। किसके, संयुक्त परिवार के भी कई रूप होते हैं। इसमें से कौन कौन से हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट में कौन सा आता है, वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। अब वंश परंपरागत संयुक्त परिवार क्या है, तो माता पिता का विवाहित पुत्र और विवाहित पुत्री के साथ रहना जो है वो क्या कहलाता है, परंपरागत संयुक्त परिवार। इसको आप अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए बस अपने रिलेशन के ऊपर इसको आप मतलब इस रूल को फॉलो करो, आपको बहुत ही ईजी ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे कि माता पिता हैं, वो अपने विवाहित पुत्र मतलब उनका पुत्र हो और उसकी शादी हो चुकी हो, और या पुत्री हो उसकी भी शादी हो चुकी हो, मतलब विवाहित पुत्र हो या फिर विवाहित पुत्री हो, उनके साथ रहना ये क्या कहलाएगा, वंश परंपरागत संयुक्त परिवार कहलाएगा। अगला पॉइंट है कि साखीय संयुक्त परिवार। तो 2 या 2 से अधिक विवाहित युगल का एक साथ में रहना ही साखी परिवार कहलाता है। 2 या 2 से अधिक विवाहित युगल, युगल मतलब कपल, जैसे कि 2 भाइयों का एक साथ में रहना, 2 भाई भी हों और दोनों जो है विवाहित हों और दोनों एक साथ रह रहे हों, तो ये क्या हो जाएगा, ये साखीय संयुक्त परिवार हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट क्या है कि वंश परंपरागत साखीय संयुक्त परिवार। तो ऐसे परिवार जिसमें 3 या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप से एक साथ रहते हैं, उसे वंश परंपरागत साखीय संयुक्त परिवार कहते हैं। जैसे माता पिता का उनके 2 या 2 से अधिक विवाहित व अविवाहित बच्चों के साथ रहना। एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि माता पिता और उनके 2 या 2 से अधिक विवाहित और अविवाहित, मतलब कि माता पिता के 2 या 2 से अधिक बच्चे हों, वो विवाहित भी हो सकते हैं और अविवाहित भी हो सकते हैं, उनके साथ रहना क्या कहलाएगा, वंश परंपरागत साखीय संयुक्त परिवार कहलाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि अनुपूरित साखीय संयुक्त परिवार। तो 2 या 2 से अधिक युगल के साथ यदि कोई अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा या विधुर रहता है तो उसे अनुपूरित साखीय संयुक्त परिवार कहते हैं। जैसे कि 2 या 2 से अधिक युगल मतलब 2 या 2 से अधिक कपल हो, यदि उनके साथ कोई अविवाहित मतलब जिसकी शादी ना हुई हो और तलाकशुदा, शादी हो गई हो या फिर उनका तलाक या डिवोर्स हो चुका हो, या फिर विधवा मतलब कि कोई स्त्री है उसका पति ना हो, विधुर मतलब कोई पति है उसकी पत्नी नहीं है, पत्नी मर चुकी है, तो ये सब एक साथ में रहते हों तो उनको क्या कहते हैं, अनुपूरित साखीय संयुक्त परिवार कहते हैं। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कहलाता है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त परिवार के गुण। क्या है, संयुक्त परिवार के गुण। अब इसके कुछ गुण भी हैं और इसके कुछ दोष भी हैं। तो संयुक्त परिवार के फायदे मतलब गुण क्या क्या हो सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं।
तो संयुक्त परिवार में जो है अच्छे सलाह अनुभव मिलते हैं, और क्योंकि कोई न कोई अनुभवी उम्रदार व्यक्ति परिवार में रहता है। तो ये आप सब अपने परिवार में देखते ही होंगे, जहाँ पे कोई संयुक्त परिवार हो, मतलब जॉइंट फैमिली, जहाँ पे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और सब परिवार के फैमिली मेम्बर रहते हैं। तो उनसे क्या होता है कि कोई भी सलाह लेना हो तो वो अच्छा मिलता है और अच्छे अनुभव मिलते हैं। कोई न कोई उसमें अनुभवी उम्रदार व्यक्ति होता है जो कि हमें अच्छी दिशा निर्देशन दे सकता है। तो इसके क्या हो जाएंगे, ये गुण हो जाएंगे। और संयुक्त परिवार के बच्चे जो हैं वो पारिवारिक संबंधों और उनके महत्व को अच्छे से समझ पाते हैं। जब संयुक्त परिवार में बच्चे रहेंगे तो उनके संबंधों को और उनके महत्व को अच्छे से वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो चीज़ों को अच्छे से समझ में उनको आ जाएगा, जिससे क्या होता है, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। उनको समाज में रहने में, आर्थिक उत्थान में किसी भी प्रकार का वो जो है वो बाधा महसूस नहीं करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि इस परिवार के बच्चे का उचित देखभाल एकल की अपेक्षा बेहतर हो जाता है। जैसे कि कोई एकल परिवार हो, उसकी अपेक्षा जो है जॉइंट फैमिली के बच्चे की जो देखभाल होती है वो बेहतर हो जाती है। कहने का मतलब कि जब परिवार में ज़्यादा लोग रहेंगे तो बच्चों को देखभाल करने वालों की संख्या भी तो ज़्यादा ही होगी, तो कोई कुछ मतलब हर टाइप से उनको जो है प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसमें जो है माता पिता के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची व अन्य भी मौजूद होते हैं। हमने वही तो आपको बताया कि जो है जब ज़्यादा फैमिली, जॉइंट फैमिली है तो ज़्यादा लोग होंगे, तो जब ज़्यादा लोग होंगे तो उनकी देखभाल की जो है वो संख्या भी बढ़ जाएगी, तो एकल की अपेक्षा वो बेहतर हो जाता है। अब इसके कुछ दोष भी होंगे कि संयुक्त परिवार के दोष क्या क्या हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो इस परिवार में जो है वो महिलाओं को कम सम्मान मिल पाता है। जहाँ पे जब संयुक्त परिवार, जब जॉइंट फैमिली होगी तो महिलाओं को कम सम्मान मिल पाता है, जिससे वह कुंठा का शिकार हो जाती हैं। ये तो आप लोग देखे ही होंगे। हाँ, ये भी पॉइंट है, ये हो सकता है क्योंकि इनके ये दोष हैं। और इस परिवार में अक्सर कामकाज और संपत्ति को लेकर विवाद बना रहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ही काम का लोड हो जाता है, और कुछ लोग होते हैं एकदम एंजॉय फुल चिल मोड में रहते हैं। तो ये संयुक्त परिवार के दोष के अंतर्गत आ जाएगा। और इस परिवार की महिलाओं को अपना व्यक्तित्व निखारने का समय नहीं मिल पाता, और क्योंकि इसमें तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये इसके क्या हैं, दोष हैं। महिलाओं को जो है उनके व्यक्तित्व निखारने का समय नहीं मिल पाता है, ये भी पॉइंट सही है। इस परिवार के अधिकांश व्यक्ति आलसी हो जाते हैं, क्योंकि जब जॉइंट फैमिली होगी तो लंबी फैमिली होने का क्या होता है, कुछ के ऊपर ज़्यादा ही काम का लोड होता है और कुछ एकदम इंजॉय चिल में रहते हैं। तो उनको क्या होता है, वो जब काम वाम नहीं करते हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ का उनको लोड नहीं होता, तो वो आलस टाइप के, वो आलसी हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, एकल परिवार की। संयुक्त परिवार की हम लोग बात कर चुके हैं। अब नंबर 2 पे आता है कौन सा, एकल परिवार। अब एकल परिवार की बात करें कि एकल परिवार क्या है, तो यह परिवार का जो है छोटा रूप होता है। एकल मतलब छोटा रूप हो जाएगा, जिसमें माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे अपने अधिकारों व कर्तव्यों से जुड़े होने के साथ साथ अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हैं। ऐसे परिवार को क्या कहते हैं, एकल परिवार कहते हैं। अब एकल के भी बहुत से विभिन्न रूप होते हैं, उसमें से देखते हैं कौन कौन सा होते हैं। एकल में भी जैसे हो गए कि एक होता है मूल एकल परिवार। मूल एकल परिवार क्या होता है, ऐसे परिवार जिसमें सिर्फ पति पत्नी बिना बच्चे के हों, उन्हें मूल एकल परिवार कहते हैं। मतलब कि ऐसे परिवार जिसमें केवल पति पत्नी हो, उनमें बच्चे ना हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, मूल एकल परिवार कहते हैं। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे कौन सा आ जाएगा, अनुपूरित एकल परिवार। क्या आ जाएगा, अनुपूरित एकल परिवार। ऐसे परिवार जिसमें माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे के साथ कोई अन्य, जैसे कि तलाकशुदा, विधुर अथवा विधवा रहते हो, तो वह क्या हो जाएंगे, वो अनुपूरित एकल परिवार के अंतर्गत आएंगे। इसमें माता पिता होते हैं और उनके बच्चे तो होंगे लेकिन वो अविवाहित होंगे, मतलब उनकी शादी नहीं हुई होगी, और उनके साथ जो है कोई अन्य, जैसे तलाकशुदा, जैसे किसी की शादी हो गई हो, उसका डिवोर्स हो चुका हो, और विधुर मतलब कोई पति जिसकी पत्नी ना हो, और कोई पत्नी जिसके पति ना हो, वो रहते हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनुपूरित एकल परिवार के अंतर्गत आ जाएगा। अगला पॉइंट है कि उपमूल परिवार। उपमूल परिवार क्या होता है, तो ऐसे परिवार जिसमें कोई विधवा विधुर अपने अविवाहित बच्चों के साथ आकर अपने भाई बहन के साथ रहते हों, तो वो क्या आ जाएगा, वो उपमूल परिवार के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि उपमूल परिवार में क्या हो जाएगा कि कोई भी विधवा या विधुर, मतलब कोई पत्नी हो जिसका पति मर चुका हो, या कोई पति है उसकी पत्नी मर चुकी है, तो वो अपने अविवाहित बच्चों के साथ, मतलब इनके बच्चे तो हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, वो आकर के अपने भाई बहन के साथ रहते हों, तो वो उपमूल परिवार के अंतर्गत आ जाएगा। अगला पॉइंट है कि अनुपूरित मूल
परिवार। तो यदि कोई विधवा स्त्री अपने अविवाहित बच्चे अथवा विधवा सास के साथ रह रही हो तो वह अनुपूरित मूल परिवार के अंतर्गत आएगा। मतलब कि कोई पत्नी है, विधवा है, स्त्री है, मतलब विधवा तो स्त्री को ही कहेंगे ना। कोई विधवा स्त्री अपने अविवाहित बच्चे के साथ, कहने का मतलब कोई स्त्री है, वो अपने ससुराल में अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के साथ रह रही है। मतलब उसकी सास भी जो है वो विधवा हो चुकी है, उनके साथ वो रह रही है, तो क्या हो जाएगा, अनुपूरित मूल परिवार के अंतर्गत आएगा। अब एकल परिवार के गुण की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या अच्छाइयाँ, मतलब इसके क्या गुण हैं, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो एकल परिवार के बच्चे की जो है वो शिक्षा व्यवस्था वह उत्तम प्रकार की होती है। यही इसका जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट है। मतलब कि बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें जो एकल परिवार होते हैं उनके बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो उत्तम हो पाती है। मतलब उनकी शिक्षा में किसी प्रकार का रुकावट नहीं हो पाता है और उनको अच्छी सी अच्छी शिक्षा जो है उपलब्ध हो जाती है। और एकल परिवार के बच्चों का जो है भरण पोषण भी अच्छे तरीके से हो जाता है। जैसे कि जब ज्वाइंट फैमिली में ज़्यादा ही बच्चे होंगे तो उनकी अपेक्षा जो एकल परिवार में बच्चे होंगे उनका भरण पोषण, उनका शिक्षा व्यवस्था संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकल परिवार में ज़्यादा बेस्ट हो पाता है। अब यहाँ पे जहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ पे कुछ दोष भी होते हैं। तो बात कर लेते हैं एकल परिवार के दोष की, कि एकल परिवार के दोष क्या हैं। तो एकल परिवार को किसी बुजुर्ग का सहारा नहीं होता है। जब परिवार एकल होंगे तो उसमें संयुक्त ज्वाइंट फैमिली तो होगी नहीं, तो उसमें कोई बड़ा बुजुर्ग तो होगा नहीं, तो उसका जो है सहारा नहीं मिल पाता है, जिससे वह अच्छे सलाह और अनुभव से वंचित हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि एकल परिवार के बच्चे पारिवारिक संबंधों के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। जब वो केवल माता पिता के साथ रहेंगे तो पारिवारिक संबंध क्या होता है उनको वो चीज़ें उतनी अच्छे से समझ नहीं आती हैं, इससे वो वंचित हो जाते हैं। एकल परिवार के बच्चे जो है वो माता पिता यदि कामकाजी हैं तो माता पिता के साथ साथ दादा दादी के प्यार से भी वंचित हो जाते हैं। जैसे एक एकल परिवार है, माता पिता जो है वो अगर कहीं भी जॉब वगैरह करते हैं तो वो अपने ऑफिस या जॉब पे चले जाते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं वो माता पिता के प्यार से तो वंचित होते ही हैं, प्लस साथ साथ वो अपने दादा दादी के भी प्यार से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उनका परिवार क्या है, वो एकल परिवार है। तो एकल परिवार जो है वो संकट के समय आर्थिक व भावनात्मक रूप से असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उनके किसी और का सहारा नहीं मिल पाता है। एकल परिवार में यही प्रॉब्लम होती है कि यदि जैसे फैमिली में कोई बीमार है या किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे क्या होते हैं, वो असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उनका अलग से कोई तो ये नहीं है कि नहीं हाँ दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, किसी का भी सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यही इसके क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। अब आते हैं हम परिवार के कार्य पे, क्या कि परिवार के कार्य क्या हैं। तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री कौन, मैकाइवर एवं पेज, ये साहब ने परिवार के जो है कार्य को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। इन्होंने बताया कि एक आवश्यक कार्य होते हैं, एक अनावश्यक कार्य होते हैं। आवश्यक कार्य का मतलब क्या होता है कि परिवार की जो है वो जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की जो है वो इन ज़रूरतों को पूरा करना। इसमें से कौन सा, जैसे इसमें क्या लिखा है कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज साहब के अनुसार यह वह कार्य है जिसे समस्त परिवार को पूरा करना चाहिए। आवश्यक मतलब इम्पॉर्टेंट होता है कि मतलब परिवार की आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, बच्चे की इन काम को मतलब इन कार्य को पूरा ही करना जरूरी है, मतलब कि आवश्यक के अंतर्गत आएगा। जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, परिवार की आर्थिक स्थिति मैटर नहीं करती कि वो कैसा है कैसा नहीं है, बट परिवार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे की जो है वो शैक्षिक व्यवस्था, स्कूली शिक्षा को वो जो है अवश्य पूरा करें। आर्थिक व्यवस्था, जीविकोपार्जन जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान, इन चीज़ों की व्यवस्था उपलब्ध कराना परिवार की जो है जिम्मेदारी होती है, ये आवश्यक कार्य के अंतर्गत आएगा। लैंगिक व्यवस्था मतलब शादी विवाह भी कराना ये परिवार का ही कार्य है और ये जो है आवश्यक कार्य के अंतर्गत आएगा। परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे की जो है वह शादी विवाह वो करवाएं। और इसके साथ साथ अनावश्यक कार्य की बात कर लेते हैं, जैसे कि आर्थिक स्थिति के अनुसार तो बच्चे की शिक्षा व्यवस्था हो गई, रोटी कपड़ा और मकान हो गया, और शादी, ये तो जो है इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आता है कि ये कार्य करवाना तो आवश्यक ही है।
बट यहाँ पे अनावश्यक की बात कर लें कि जैसे अनावश्यक के अंतर्गत कौन सा आता है, तो इसको भी मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना और ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराना ये अनावश्यक कार्य के अंतर्गत आती हैं। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार यदि इसको आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, ये अनावश्यक कार्य के अंतर्गत आता है। लेकिन आवश्यक कार्य को जो है वो आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो उसको बच्चे को उपलब्ध कराना जो है वो परिवार का प्राथमिक कर्तव्य होता है। तो मनोरंजन के साधन जैसे कि खेल की सामग्री हो गई और भी कुछ आप देख सकते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं, जैसे बच्चे ने ये डिमांड की है कि हमको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो ये चीज़ जो है यदि आप कर रहे हैं तो वो अनावश्यक के अंतर्गत ही आएगा, और यदि आप उसकी ज़रूरतों को केवल पूरा कर रहे हैं तो वो आवश्यक के अंतर्गत आएगा। तो यही होता है आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक का जो होता है वो परिवार का प्रथम कर्तव्य होता है कि बच्चे के आवश्यक कार्य को उसको पूरा करना वो परिवार की प्राथमिक कर्तव्य होता है। अब बात करते हैं बालक के सामाजिकरण का क्रम की। तो मतलब बालक के सामाजिकरण का क्रम क्या है, तो पहला और दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे जो है हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं कि परिवार जो है ये पहला होता है, क्या सामाजिकरण का पहला या प्राथमिक इकाई पहला क्रम क्या होता है, ये परिवार होता है। और दूसरे में क्या आ जाएगा, ये पास पड़ोस आ जाएगा। और बात करें यहाँ पे तीसरे की तो ये खेल का मैदान हो जाएगा। प्राथमिक क्या होता है, पहला वो परिवार ही होता है। यहाँ पे नोट करके लिखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट मतलब इंपॉर्टेंट हो गया कि परिवार में जो बालक की प्रथम गुरु होती हैं वो उसकी माँ होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार आया हुआ भी है कि बच्चे की जो है वो प्राथमिक मतलब पहली गुरु वो कौन होती हैं, वो उसकी माँ होती है। क्योंकि प्लूटो के अनुसार परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला है। ये प्लूटो महोदय ने बताया है कि परिवार जो है वो बच्चे की क्या है, प्रथम पाठशाला है। और जब यह प्रश्न हो कि बालक सामाजिकरण का प्रथम पाठ किससे सीखता है और विकल्प में परिवार व माँ दोनों हो, तो विकल्प माँ ही सही। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि इम्पॉर्टेंट है कि यदि परिवार, एक क्वेश्चन बने कि बालक का सामाजिकरण का प्रथम पाठ कहाँ से सीखता है, ऑप्शन में दिया हो परिवार और दिया हो माँ, तो आप किसको चूज करेंगे, तो आप जो है वो माँ को ही चूज करेंगे, क्योंकि प्रथम वरीयता माँ की ही होती है। बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती हैं, बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ, मतलब सब कुछ बच्चे का जो सबसे ज़्यादा लगाव होता है वो किससे होता है, वो माँ से ही होता है। यदि माँ ऑप्शन में है तो माँ को छोड़ के आप कहीं और नहीं जाएंगे। ये जो है परिवार उसमें आपको भटकाने के लिए दे सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है माँ, तो आप माँ ही टिक करेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। इसमें लिखा है कि परिवार के विभिन्न विद्वानों के अनुसार परिभाषा। तो परिवार की जो है परिभाषा ये मैकाइवर एवं पेज के अनुसार है, लुइस मेयर के अनुसार है, विलियम जॉन्स के अनुसार है, डीएन मजूमदार मतलब धीरेन्द्र नाथ मजूमदार के अनुसार। इसमें से 4 परिभाषाएं हैं, जो आपको इजी लगे आप उसको याद कर सकते हैं। दिमाग में आप चारों रखिए, क्या पता कौन सा एग्जाम में किस टाइप से पूछ ले। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। इसमें दिया है कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार जो है वो पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था कराता है। लुइस मेयर क्या कहते हैं, तो परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनके संतान साथ साथ रहते हैं। विलियम जॉन्स के अनुसार क्या है, परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसका कार्य संतानोत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण करना है। ये विलियम जॉन्स के अनुसार है। डीएन मजूमदार क्या कहते हैं, तो इनके अनुसार जो है परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा रक्त से संबंधित हैं, वो परिवार है। किसके अनुसार, डीएन मजूमदार के अनुसार। अब यहाँ पे बात करते हैं परिवार की विशेषताओं की। परिवार की विशेषताएं क्या हैं, सभी परिवार में कुछ ऐसी विशेषताएं विद्यमान होती हैं जिसके आधार पर इन्हें अन्य समूहों से पृथक अलग किया जा सकता है, जिसमें कुछ तो सामान्य विशेषताएं होती हैं और कुछ जनजातीय संदर्भ में विशिष्ट होती हैं जो निम्नवत हैं। कहने का मतलब कि ये परिवार की विशेषताएं हैं, इसमें से पॉइंट करके दिया है। तो नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं, सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता क्या होता है, परिवार सभी सामाजिक संस्थाओं तथा समितियों में सबसे अधिक सर्वव्यापी है, जिसके कारण परिवार सामाजिक विकास के सभी स्तरों में किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। कहने का मतलब सर्वव्यापकता का क्या मतलब है, सर्वव्यापकता का सीधा मतलब कि जो सब जगह मौजूद हो,
क्या, जो सब जगह मौजूद हो। इसका अर्थ यह है कि दुनिया में ऐसा कोई भी कोना या देश या समाज नहीं जहाँ परिवार न होता हो। वो क्या है, वो सर्वव्यापकता कहलाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि भावनात्मक आधार पर। तो भावनात्मक आधार पर बात करें कि परिवार के सभी सदस्य भावनात्मक रूप से एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप परिवार में शांति तथा प्रेम बना रहता है तथा एक दूसरे को सहयोग करने की भावना को भी प्रोत्साहन मिलता है, जैसे पति पत्नी का संबंध, माँ का प्यार, स्नेह इत्यादि। भावनात्मक मतलब इमोशनल बॉन्ड, मतलब इमोशनली हम अटैच रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे से इमोशनली अटैच रहते हैं। ये तो मतलब चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, माँ का प्यार हो, भाई बहन का प्यार हो, किसी का भी हो, वो आपस में देखते हैं आप इमोशनली जो है वो अटैच रहते हैं। वो क्या होता है, वो भावनात्मक आधार होता है। और रचनात्मक की बात कर लेते हैं कि रचनात्मक प्रभाव क्या है। तो परिवार अपने सदस्यों से उन्हीं व्यवहारों की आशा करता है जो सामाजिक रूप से सहयोगपूर्ण होते हैं, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से बंधे होते हैं। रचनात्मकता का बात करें तो इसको संक्षेप में हम यह जो है वह सकारात्मक ऊर्जा है जो परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ कर रखती है और उन्हें जो है जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये क्या है, ये रचनात्मक प्रभाव है। और छोटा आकार की बात करें तो परिवार की एक विशेषता उसका छोटा आकार का होना है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही व्यक्ति होते हैं इसमें जन्म लिए हों, विवाह किए हों अथवा एक दूसरे से रक्त के द्वारा संबंधित हो। हालांकि भारत में जो है परिवार का रूप पहले से विस्तृत था, लेकिन जब संयुक्त परिवारों का विघटन होना शुरू हुआ तो अधिकांश परिवारों ने छोटा रूप ले लिया है। छोटा आकार की बात करें तो परिवार की विशेषताओं में छोटा आकार का मतलब कि परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है। इसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे यानी एकल परिवार शामिल होते हैं। सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थित की बात करें कि सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थित क्या है, तो समाज का कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करते समय परिवार का सबसे अधिक ध्यान रखता है, क्योंकि परिवार सामाजिक ढांचे के केंद्र बिंदु है जिसका सामाजिक संगठन में विशेष महत्व होता है। तो समाज के ढांचे में परिवार की केंद्रीय स्थिति का मतलब है कि परिवार हमारे समाज की सबसे मूलभूत और महत्वपूर्ण इकाई है। जिस तरह एक इमारत जो है वो ईंटों पर टिकी होती है, उसी तरह पूरा परिवार जो है वो किस पे टिका होता है, वो समाज पर टिका होता है। वो समाज जो है वो परिवार से मिलकर बना होता है। अब परिवार के बिना जो है समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह समाज रूपी पहिए की एक मुख्य कड़ी है। यही क्या है, सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थित। अगला पॉइंट क्या है कि सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व। तो परिवार वह स्थान है जहाँ व्यक्ति बड़े से बड़ा त्याग करने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करता है, बल्कि वह परिवार को अपने कर्तव्यों और प्रयत्नों से ऐसी तपोभूमि बना देता है जहाँ सभी सदस्य बिना किसी स्वार्थ बैर के आनंद की अनुभूति करते हैं। तो सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व कहने का मतलब कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे की भलाई, जरूरतों और मुश्किलों के लिए जो है बिना किसी स्वार्थ या शर्त के वो जिम्मेदार होते हैं। तो वो क्या होता है, सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व कहलाता है। अगला पॉइंट है कि सामाजिक नियंत्रण। परिवार सामाजिक नियमन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ये समाज के रीति रिवाजों, शिष्टाचार, धर्म एवं शिक्षा आदि के क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित कर व्यक्ति को नियमित रखता है। परिवार जो है वो बच्चों को समाज के नियम, कायदे, सही गलत और अच्छे संस्कार सिखाता है। समाज में कैसे रहना है, लोगों से कैसे बात करनी है, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, ये सब जो है वो परिवार ही सिखाता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आ जाएगा। परिवार का अस्थायी व अस्थायी स्वभाव। परिवार एक समिति भी है और एक संस्था भी है, क्योंकि यदि परिवार को पति पत्नी और बच्चों का एक समूह मान लिया जाए तो यह एक समिति है। क्योंकि यदि किसी कारणवश पति पत्नी विवाह विच्छेद या अन्य कारण से अलग हो जाते हैं तो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति रुक जाती है, जिससे परिवार का पुराने रूप में परिवर्तन हो जाता है। और यदि परिवार को कुछ नियमों और कार्यविधियों को एक व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो एक संस्था होगी, क्योंकि पति पत्नी अथवा बच्चों में से किसी एक या दो के न रहने पर परिवार की परंपरा और नियम की समाप्ति नहीं होगी। इसलिए कह सकते हैं कि परिवार का स्वभाव स्थायी व अस्थायी दोनों है। तो यहाँ पे बात किया है कि परिवार एक अस्थायी
व अस्थायी स्वभाव। तो संक्षेप में कहें तो परिवार का ढांचा और रिश्ते हमेशा अस्थायी रहते हैं, लेकिन उसमें रहने वाले लोग और परिवार का आकार जो है वो बदलते रहते हैं, मतलब वो अस्थायी रहते हैं। तो यहाँ पे बात करें अब जनजातीय परिवारों की विशेषताओं की। जनजातीय परिवारों की विशेषताएं, तो यहाँ पे जनजातीय परिवारों की विशेषताएं दिया है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जनजातीय परिवार क्या होते हैं। तो जनजातीय परिवार जो है उन मूल सामाजिक इकाइयों को कहते हैं जिनका संबंध किसी विशिष्ट जनजाति आदिवासी समुदाय से होता है। ये परिवार जो है आपसी पारंपरिक संस्कृति, रीति रिवाज, एक निश्चित भूभाग और आत्मनिर्भर जीवन शैली के अनुसार जो है वो जीते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो जनजातीय परिवार कहलाते हैं। जनजातीय परिवार की विशेषताओं की बात करें, नंबर फर्स्ट पे आता है सामाजिक स्थिति प्रदान करने का आधार। तो बात करें यहाँ पे सामाजिक स्थिति प्रदान करने का आधार की, तो जनजातियों में परिवार व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा सम्मान व्यक्तिगत न होकर पारिवारिक तौर पर होती है। अतः यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्नशील रहता है। तो सामाजिक स्थिति प्रदान करने का आधार का मतलब है कि किसी व्यक्ति या परिवार को समाज में कितना सम्मान, अधिकार और स्थान मिलेगा, ये किन बातों पर निर्भर करता है? सामाजिक स्थिति प्रदान करने के आधार पर निर्भर करता है। बात करें नंबर 2 की, सामूहिकता का आधार की। तो सामान्य परिवार की तरह जनजातीय परिवारों में भी सामूहिकता का अधिकार पाया जाता है, क्योंकि जनजातीय परिवारों की संस्कृति भी बच्चों को ऐसी शिक्षा देती है जिसमें वह एक दूसरे के प्रति अपने अधिकारों और दायित्वों को पूरा कर समूह को संगठित रख सकें। तो सामूहिकता का आधार में कहने का मतलब है कि मैं से पहले हम की भावना आती है। सामूहिकता का मतलब मैं से पहले हम की, मैं की बात नहीं, यहाँ पे हम की बात हो रही है, जहाँ पे व्यक्तिगत स्वार्थ से ज़्यादा पूरे समाज की भलाई को प्राथमिकता दी जाती है, वो क्या कहलाती है? सामूहिकता का आधार कहलाती है। अगला पॉइंट है कि उत्पादन की इकाई। क्या है? उत्पादन की इकाई। जनजातीय परिवार को उत्पादन की दृष्टि से एक प्रमुख इकाई के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें परिवार के सभी सदस्य मछली मारने, खेती करने, अन्य साधन आजीविका जुटाने में लगे रहते हैं। हालांकि इसके बीच कार्यों का बंटवारा लिंग और आयु के आधार पर होता है। तो उत्पादन की इकाई की बात करें तो परिवार का हर सदस्य मिलकर कमाने और घर चलाने, भोजन, कपड़ा आदि की व्यवस्था के कामों में हिस्सा लेता है। मतलब कि परिवार का सभी सदस्य वो मिल करके इन सब कार्यों में हिस्सा लेता है। वो क्या आता है? वो उत्पादन की इकाई के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है कि स्त्रियों की उच्च स्थिति। जनजातीय परिवारों की यह एक प्रमुख विशेषता है कि इन परिवारों में आज भी स्त्रियों की उच्च स्थिति को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाता, अर्थात आज भी वह घर की देखरेख, समारोह के आयोजन, वस्तुओं के वितरण तथा धार्मिक क्रियाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। स्त्रियों की उच्च स्थिति मतलब स्त्रियों को जो है बराबर का सम्मान और अधिकार जो है वो प्राप्त है। कहाँ पे? जनजातीय परिवारों की विशेषताओं में। तो यहाँ पे हम इसकी स्त्रियों की उच्च स्थिति की बात करें तो उन्हें जो है स्त्रियों को समाज में और परिवार में पुरुषों के बराबर उनसे बेहतर अधिकार प्राप्त है। स्त्रियों की उच्च स्थिति के अंतर्गत ये आएगा। अब अगला पॉइंट है कि पारिवारिक वृक्ष। पारिवारिक वृक्ष क्या होता है? तो पारिवारिक वृक्ष जो है ये एक प्रकार का चार्ट या आरेख होता है जो कि परिवार के सदस्यों को उनके बीच संबंधों को दर्शाता है, अथवा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिवार को जो है वृक्ष की संरचना में दर्शाना पारिवारिक वृक्ष कहलाता है, जिसके आधार स्तंभ परिवार के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति दादा दादी होते हैं। परिवार को जो है वो वृक्ष की संरचना में दर्शाना क्या कहलाता है? ये पारिवारिक वृक्ष कहलाता है, जिसके आधार स्तंभ मतलब कि सबसे वरिष्ठ, इसमें सबसे वरिष्ठ कौन होते हैं? ये दादा दादी होते हैं। अगला पॉइंट है हम लोग का साथियों की मित्र। तो अगला पॉइंट ये मित्र हम इसी क्लास में इंक्लूड कर देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में हम लोग जो है वो मित्र पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मित्र क्या है, इसके आगे जो भी चीज़ें आती जाएंगी वो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे कि हम लोगों ने हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके आगे आएगा संबंध, तो ये सब हम अपने जो है अगली क्लास में लेंगे, क्योंकि यदि इसी में हम ज्वाइन कर देते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप ही लोग बोलेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। नहीं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपको वीडियो छोटी या लंबी किस टाइप की चाहिए या कौन सा टॉपिक चाहिए। तो जिस टाइप का चाहिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम आप लोगों के लिए उसी तरह की वीडियो ले आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।